आज हम आज हम लोगों को क्या क्या करना है? आज हम लोगों को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज करना है, और इसके साथ साथ अपन लोग आज जो May 24 में पेपर हुआ था ना, उस May 24 के पेपर का डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है ना। दोनों चीजें अपन लोग करते हुए आज चलने वाले। May 24 के पेपर का डिस्कशन भी कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक का भी यहाँ पे मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज आज यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। चलो सर, आ जाओ जल्दी से। जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट है, हो सकता है उनको ये वीडियो अलग अलग दिखे, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज आपको अलग दिखेगा और May 24 पेपर का डिस्कशन आपको अलग दिखेगा रिकॉर्डेड वालों को। लाइव वालों तुम नालायक हो, तुमको एक ही इसमें देखने वाला, ठीक है ना। चलिए सर, आओ यहाँ पे ध्यान दो। पार्टी किस बात की चाहिए बेटा? मुझे एक बात बताइए, किस बात की पार्टी चाहिए आपको? हाँ हाँ, आ जाओ सर। आज लास्ट क्लास है, आप बोलो आज कर देंगे। स्वपना है ना, स्वपना कुश, स्वपना कौशिक, भाई साहब नाम ऐसा रखो कि पूरा टंग ट्विस्टर हो जाए करके। चलो, जो भी नाम आपका सही प्रोनाउंस करे आप उनको 100 रुपया दीजिएगा बेटा, है ना। आओ चलो, बात करेंगे सारे के सारे लोग, आओ 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 यहाँ पे। आज बात करेंगे सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के बारे में। इसके बारे में मुझे बताना है। इसके बाद हमारा एक और हम लोग वेडनेसडे को क्लास लेंगे। अब अभी 3 दिन छुट्टी आपके, आप बोलो तो मैं कल लेके खत्म कर सकता हूँ, मैं कल लूंगा नहीं यार, संडे है यार, आपको मैं इतना तो छोड़ ही सकता हूँ अब आपको, तो मैं आपको ये कर दूंगा। लेकिन वेडनेसडे को आपका क्लास रहने वाला है, और वेडनेसडे के दिन मैं चैप्टर नंबर 2 के आपके डिस्कशन करके सारी चीजें समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। सर तेजस सर बता रहे थे आपके घर में लिफ्ट है। तेजस सर एक नंबर के फेक न्यूज इंसान है ना। ज्यादा आप ट्रस्ट नहीं करने का तेजस सर के बातों को, ऐसा सुनने का और गप्पा से कान से निकाल देने का। कुछ भी बोलते तेजस सर। एक को उस दिन बता रहे थे मेरे घर के ऊपर हेलीपैड है करके, क्या बोलूं बताओ यहाँ पे। ढंग से छत नहीं मिल रही है यहाँ पे और तुम हेलीपैड आके बातें कर रहे हो, क्या बोलने का, है ना। आओ सर, आ जाओ। चलो 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 सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना। आदित्य लिख रहा है हाँ आप ही है कर कर, सर हमने उनको सीरियसली भी नहीं ली, ठीक है ना। आओ आओ आओ, आ जाओ। चलो, कभी कभार तेजस सर सच बोल देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते, लेकिन अभी नहीं बोले थे। हाँ, आपको ऐसे कुछ भी बनाते रहते, है ना। वीजी सर को आपकी शादी में नहीं बुलाया, बुलाया था बेटा, पर उनकी इतनी सारी बैचेज रहती है। वीजी वीजी सर अलग ही बिजी आदमी है, 12-13 घंटे वो पढ़ाते हैं, या 6-7 घंटे में हालत ऐसी तैसी हो जाती है हमारी, और वो 12-12 घंटे पढ़ाते हैं, वो अलग बात है ना। चलो, अब यह है क्या बेटा, थोड़ा नहीं तो अपने क्या एक और 2-4 और सेशन लेने की जरूरत पड़ जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे बच्चे लास्ट बोल बोल के बम खींचे ही खींचे जा रहे करके, है ना। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। आओ, टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है स्टैट्यू के अंदर, तो देखो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट इन द राइटिंग, फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट को अपन लोग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्या? हाँ सर, अपन लोग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? अपन लोग इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, बराबर है ना। यस सर, मुझे बताइए क्या ये एविडेंस के तौर पर आ सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको एविडेंस के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हो। क्या कहा मैंने, बोलो। एविडेंस के तौर पर आप इससे लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आ जाओ सर, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो, इन ऑर्डर टू ascertain द मीनिंग ऑफ लॉ एंड स्टैट्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अप्लाइड करते हैं ताकि अपने को रियल मीनिंग ऑफ द लॉ और इंटेंशन पता लग सके। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अपने आप में इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, इट डज नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। लेकिन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो होते हैं ना, ये ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर देखना चाहते हैं। इसी को कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, और ऊपर वाले इसको इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। क्या? हाँ सर, इंटरप्रिटेशन बोला जाता है, ठीक है। आ जाओ, हाउ विल यू अंडरस्टैंड वेदर अ प्रोविजन इन द स्टैट्यू इज मैंडेटरी? मैंडेटरी कब समझेगा भैया? जब शाल शब्द का प्रयोग हुआ है। और डायरेक्टरी कब समझेगा? बोलो ना जल्दी से, जब आप में शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, बराबर है ना। यस सर, तो मैंडेटरी शाल में आता है और इधर में आता है, बराबर है क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, तो देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोविजन मैंडेटरी एंड वन डायरेक्टरी, व्हेन मैंडेटरी आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ता है, डायरेक्टरी में आपके पास सब्सटेंशियली आपको कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, however enactment is mandatory या and conversely a statute in a directory में form a substance करके, तो आपको substance की मदद से ये आपको समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको ये देखना है नेचर ऑफ थिंग कैसा है, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज डन, और किसके पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है।
और यहाँ पे मे और शाल नहीं लिखा है, मे और शाल के बारे में भी बताएंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविजन और डायरेक्टरी प्रोविजन और इसके फैक्टर्स, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एकदम दन्न से, एक तो इसको मार्क करो नहीं तो पुराने वाले इसको मार्क करो, एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही सवाल है। आ जाओ यहाँ पे, क्या प्रियम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कमेंट सही कह रहा है क्या, ट्रू स्टेटमेंट है सर। जहां पे देखो जो एक्ट के प्रोविजन है ना बेटा, ये अनक्लियर है, क्या है बोलो जल्दी से, अनक्लियर है, तो आप प्रियम्बल में जाते हो जो एसओपी को, स्कोप ऑब्जेक्ट को समझाता है, ताकि आप क्या समझ पाओ, ताकि आप चीजों को समझ पाओ, क्या कर पाओ बोलो, ताकि आप प्रोविजन कौन से कॉन्टेक्स्ट में बने हैं आप उसको समझ पाओ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। पाओ 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 आओ, समझ पाओ, मतलब ऐसा ऐसा प्रियम्बल कहता है। तो देखिए प्रियम्बल एक्सप्रेसेस स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस, सोप है ना, पाओ पाओ पाओ, सोप पाओ बेटा, है ना, आ जाओ यहाँ पे, दैट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ओके ऐसा मान नहीं रहे लोग। द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट इज अ पार्ट ऑफ एनैक्टमेंट, हाँ, जो लेजिटिमेटली यूज किया जाता है बेटा किसके लिए, इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रूइंग इट, क्या बोला जा रहा है बोलो जल्दी से, इंटरनल एड ऑफ कंस्ट्रूइंग इट के लिए, ठीक है। However, preamble does not override the plain provision of the act, है ना, but if the wording of the statute give rise to the doubts of proper construction, तब अपन लोग क्या बोलेंगे, तो preamble can be ought to refer in order to arrive at proper construction। तब क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से, मैंने ये कहा आपके साथ कि अगर जहां पे डाउट आ रहा है ना, जो ना जहां पे डाउट आ रहा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप प्रियम्बल को रेफर कर सकते हो। अश्विन कह रहा है सर थोड़ा फास्ट बोलो, अश्विन आप एक काम करो, आप क्लास चले जाओ अभी, फिर रिकॉर्डेड देखना बढ़िया 2x के ऊपर, मजा आ जाएगा आपको एकदम, ठीक है ना। चलिए सर एकदम ऐसा क्या हो गया करके ऐसा होगा आप, ठीक है, आ जाओ सर। अब देखो मतलब तुम क्लास के एंड में झाप खा के ही जाओगे, मतलब नालायक इतने बनो कि क्लास एंड भी हो रही है तो भी झाप खाओ, है ना। हाँ आ जाइए, द प्रियम्बल टू एन एक्ट, ये क्या करता है बोलो, डिस्क्लोज करता है यहाँ पे, है ना, डिस्क्लोजेस प्राइमरी इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बट कैन बी ऑड टू ब्रॉड एंड एड टू कंस्ट्रक्शन, जब स्टैट्यू की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। लेकिन अगर स्टैट्यू की लैंग्वेज क्लियर है बेटा तो यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं क्या सर, फिर अपन इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पर्सन इंक्लूड्स डैश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हाउ वुड यू इंटरप्रेट या कंस्ट्रू द नेचर एंड स्कोप ऑफ अबव डेफिनेशन, बोलो ना, इंक्लूड आ गया तो क्या होता है यहाँ पे, इंक्लूड आ गया तो समझो ना, इंक्लूड आ गया तो इसे इंक्लूसिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है बोलो, इसे इंक्लूसिव बोला जाता है, यानी कि सर वो जो लैंग्वेज है ना उसके जैसे सबको इंक्लूड करेंगे, समझे क्या आप बात को, यस सर। अब देखो प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन के आपको शॉर्ट नोट देने बोला है विथ रेफरेंस टू स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है आपको, कल अपन ने प्रोविजन को पढ़ा था ना, हिंदी में आपको लिखवा के दिया था प्रोविजन का क्या मतलब होता है। तो देखो प्रोविजन इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द एनैक्टमेंट या क्वालिफाई समथिंग, मतलब क्या बोला जा रहा है, जनरल से स्पेसिफिक को रिमूव कर दिया क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल रिमूव कर दिया, समझे क्या आप बात को, बिल्कुल बिल्कुल रिमूव कर दिया, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब ध्यान दो सर, जैसे हम स्कूल में प्रॉपर्टी तोड़ते थे, अच्छा तो ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, स्कूल भी पनिश करता था ना, फिर मैं काम करता हूँ तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर डालता पीछे से, बढ़िया हो जाएगा। फिर मैंने तुमको तोड़ा, तुमने तो कुछ नहीं किया पर मैंने तुमको जरूर तोड़ा, फिर है ना। आओ सर, चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजो, ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है प्रीसीडिंग एनैक्टमेंट को, मतलब पहले कुछ और बोला था और पलटी मारना है तो प्रोविजो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी आपको एनैक्टमेंट को क्वालिफाई करना है या एक्सेप्शन निकालना है तो ऐसे केस में अपन कौन से इसका प्रयोग करते हैं, प्रोविजो का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं बोलो जल्दी से, प्रोविजो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ओके। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है, ये आपने पढ़ा था कल, आप बोल भी रहे थे ना कि हमको यहाँ पे गाबा सर ने बताया एक्सप्लेनेशन का मतलब, मार्जिनल नोट्स का मतलब, तो टैक्स में जनरली एक्सप्लेनेशन ज्यादा आते हैं, क्योंकि मान लो ऊपर बहुत सारे टैक्स रेट के बारे में बात किया, अब नॉर्मल आम आदमी ऑर्डिनरी मैन बेटा मैंगो पीपल तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस केस के चलते वो एक्सप्लेनेशन में आपको शॉर्ट में क्रक्स बता देते, समझे क्या आप बात को, क्रक्स बता देते, तो उसको एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। देखो
ये अपेंड किया जाता है टू दी सेक्शन। अपेंड का मतलब होता है अटैच करते हैं सेक्शन के साथ, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन दी सेक्शन। तो जो भी टेक्स्ट में मीनिंग है उसको समझाने के लिए। एक्सप्लेनेशन में अपन इसलिए ऐड करते हैं कभी कभार टू इंक्लूड या एक्सक्लूड समथिंग। हमेशा ध्यान रखना है इसको हार्मोनाइज करना है अपने को मेन प्रोविजन के साथ, ठीक है ना। आ जाओ सर, अब बात करेंगे किसके बारे में, मिसचीफ रूल के बारे में। मिसचीफ रूल को क्या बोला जाता है, हिडन केस भी बोला जाता है, ठीक है ना। यस सर, बेसिकली क्या करता है ये बताइए। ये बोलता है कि जब वर्ड्स एम्बिग्यूअस है और दे आर रीजनेबल ऑफ केपेबल ऑफ मीनिंग टू मीनिंग, और उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, तो ऐसे केस के अंदर अपन ये जानते हैं कि पहले लॉ क्या था, उसके अंदर क्या खराबी थी, नया लॉ कैसे आया, और नया लॉ लाने के पीछे ये क्या है, ठीक है। आप बात को नया लॉ लाने का पीछे का रीजन क्या है वो आप मिसचीफ रूल के अंदर जानते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल जानते है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द डिक्शनरी डेफिनेशन दैट कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन इंटरप्रिटिंग कंस्ट्रक्शन या स्टैट्यू। तो डिक्शनरी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो सर, पहले तो अपन एक्ट को, सबसे पहले अपन एक्ट को रिफर करते बेटा, कि पर्टिकुलर वर्ड या मीनिंग बता दो। जैसे जनरली कैसा होता है, मुझको एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशन दी जाती है, बराबर है। अब लिखो ऐसा, सबसे पहले तो एक्ट को इज्जत देंगे। अगर एक्ट में डेफिनेशन दिया है तो आप वो डेफिनेशन को सुनते हो क्या, हाँ सर। लेकिन मान लो एक्ट में नहीं दिया गया, एक्ट में नहीं दिया गया, तो अपन क्या करते हैं, अपन डिक्शनरी मीनिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं बोलो, अपन डिक्शनरी मीनिंग निकालते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग निकाला जाता है, ठीक है ना। देखो तो क्या बोला, वेयर वी फाइंड दैट वर्ड इज नॉट डिफाइंड वी मे रिफर टू डिक्शनरीज टू फाइंड आउट जनरल सेंस की वर्ड कॉमनली यूज कैसे किया जाता है। पहले आप एक्ट से पूछो, एक्ट के पास कोई जवाब नहीं था, अब डिक्शनरी से पूछो, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्या, it is the fundamental rule that meaning of the words and expression used in the act must be taken into account। क्या बोला, must be take into it is the fundamental rule that meaning of the words expression used in an act must be taken from their color in the context in which they appear। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कौन से सेंस में वो वर्ड की बात की जा रही है, आप वो मीनिंग ले सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड्स कंस्ट्रूइंग स्टैट्यूज इन परी मटेरियलिया विल हैव अ ग्रेटर वेट देन द मीनिंग फर्निश्ड बाय द डिक्शनरी। क्या कहना है कि अगर टेक्निकल मीनिंग पहले से दे रखा है तो उसको मान लो यार, नहीं दे रखा है तो डिक्शनरी के पास आना, और डिक्शनरी में भी जो मोस्ट एक्यूरेट होगा ना उसको आप गले लगा लेना। क्या क्या बोलो, उसको आप गले लगा लेना, ठीक है। ओके सर, अब बात करेंगे डिलीशन के बारे में, है ना। रिपील और डिलीशन में क्या, रिपील मतलब हम तो ऐसा मान लेंगे जैसे हमारे लिए कभी तू थी ही नहीं, ऐसा बोला जाता है रिपील। और डिलीशन मतलब क्या, ये चैप्टर इसके साथ अच्छा निकला पर अब आगे से, समझ रहे बात को, अब आगे से कोई और, उसे बोला जाता है डिलीशन, की चीजों को अभी से खत्म कर देना। ऐसा नहीं मानेंगे कि कभी थी नहीं, लेकिन रिपील किया मतलब तू कभी थी नहीं, समझे क्या आप बात को। यस सर, देखो यहाँ पे केस लॉ का नाम याद रहता है तो रखो, नहीं रहता है तो मत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो रिपील का मतलब क्या होता है, यहां से लिखना चालू करना। रिपील मीन्स कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, अबॉलिशन, ठीक है ना, कंप्लीट फिनिश, पूरा, कभी तो थी ही नहीं, समझे आप बात को। यस सर, ऑफ प्रोविजन एज इट नेवर एग्जिस्टेड, अरे रे 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 रे, है ना। ओके, मतलब ये पूरे इनकोहेरेंट राइट्स ऑन कॉजेस अफेक्ट करता है, बराबर है। यस सर। और डिलीशन का मतलब क्या हो गए, डिलीशन का मतलब होता है कि जिस दिन डेट ऑफ लेजिस्लेचर जिस दिन डिलीट कर रहा है ना बेटा, उसके बाद से ये वाइप आउट हो गए क्या, हाँ सर, उसके वाइप आउट, समझ गए क्या आप बात, बोलो ना मेरे को जल्दी से, है ना। तो जिस दिन से लेजिस्लेचर ने इसको डिलीट किया है तब से सर यहाँ पे बात की जा रही है क्या। यस सर। अब देखो द पर्सन नॉट बीइंग मेंबर, अच्छा एक पर्सन कोई मेंबर नहीं है बोले, ओके, विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बराबर है। एक्सप्लेन दिस विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई। ये गलती से चैप्टर 2 का सवाल आ गया क्या यहाँ पे, मान ही नहीं रहे अपन तो बिल्कुल भी, ये चैप्टर 2 का है बेटा, इसको बोलेंगे चलो चैप्टर 2 में जाओ, आपको रिवीजन करने के लिए दिया। फाउंडेशन का है बोले, नालायक अश्विन, फाउंडेशन का नहीं है ये, इंटर में भी है ये। इंटर में सवाल आया तो लिख के मत आना, फाउंडेशन का है, जाओ उनसे पूछो, हम इंटर के, है ना, मत बोलना वहां पे, आ जाइए। कि गाबा सर का मैंने जब से ऐसा वो शब्द सुना है ना नालायक, तब से वो इतना मुंह में बैठ गया है, मैं भी ऐसा, चलो आओ ध्यान दो। उसके बाद
उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड वाले पॉइंट की। अगले क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और एक्सेप्शन क्या है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। सर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बेटा, प्लीज मार्क करो, इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज आओ देखो। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ। इट डज नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। मतलब ये क्या नहीं करना चाहता, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन करना चाहता है। और ये बोलिए ना जल्दी से, ये सर आगे बोलिए ना, ये आगे नहीं जाएगा। ओके, इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज सोल अलाउएबल, केवल वही अलाउ होता है ना। ओके, द कोर्ट कैन नॉट टेक फ्रॉम और एड और मॉडिफाई लेटर ऑफ लॉ। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कोर्ट है ना क्या नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता क्या लॉ को, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अगर मॉडिफाई कर दिया केसेस के हिसाब से तो बाबू ये क्या बन जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस समझ रहे हैं क्या आप? जब ऑर्डिनरी और नेचुरल सेंस मीनिंग लो तो बनता है वो क्या बनता है वो इंटरप्रिटेशन। जब आप ज्यादा थोड़ा सा और सोचो तो उसे क्या बोला जाता है? हाँ सर, उसे दूसरी चीज बोली जाती है जो अपन ने अभी देखा, यानी कि कंस्ट्रक्शन देखा, है ना। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है बाबू। क्या एक्सेप्शन है, आओ देखते हैं। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस। वेयर द लेटर ऑफ लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव, क्या बोल के रखा है, जो लेटर ऑफ लॉ है ना बेटा, सुनो ना, जो लेटर ऑफ लॉ है ना वो लॉजिकली डिफेक्टिव है ऑन द अकाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीटनेस। As regard to the defect of ambiguity, court is under duty to travel beyond the letter of the law। वैसे तो आपने ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन ही करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा, जब एम्बिग्यूटी आवे, आवे रे एम्बिग्यूटी, है ना। थोड़ा स्पेलिंग मैंने आड़ी टेढ़ी कर दिया बट कोई नहीं, आप एम्बिग्यूटी उसको लिख लेना, ठीक है। आओ, और दूसरा क्या, जब टेक्स्ट इस कदर लेके जा रहा है बेटा कि वो अनरीजनेबल फॉर्म हो रहा है सेल्फ एविडेंट में। आप समझ रहे हैं क्या बात को? सेल्फ एविडेंट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली टेक्स्ट इज लीडिंग टू नो वेयर, है ना, कहाँ पे जा रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। समझ रहे, जैसे अश्विन अश्विनी से बात कर रहा है, अश्विन को समझ नहीं आ रहा है इंटरेस्टेड है या नहीं है करके। कभी लगता है, कभी कभी मानो, कभी भाई मानती है, कभी जान मानती है, समझ नहीं आ रहा है करके चल क्या रहा है। तो उसे बोला जाता है क्या, ऐसे टेक्स्ट का मैसेज कि अश्विन समझ नहीं पा रहा है ये हो क्या रहा है, तो फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन ही आपको लेना पड़ेगा। समझे क्या? बस सर, मतलब ऊपर फ्रेंड वाला जो बात है बस वही आपको रखना पड़ेगा, ऐसा में, है ना। आओ चलो सर आगे बढ़े क्या, बोलो ना मेरे को क्या मैं आगे बढ़ू क्या, आ जाइए सर, आओ यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 13, मेनी अ टाइम, अच्छा, प्रोविजो इज एडेड टू सेक्शन ऑफ द एनैक्टमेंट, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द प्रोविजो इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन या प्रोविजन। ये अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीट हुआ है सवाल, जो अपन ने पीछे देखा था ना बेटा। सेम प्रोविजो का मतलब क्या होता है कि एक लॉ के जनरल सेंस को तोड़ने के लिए जब आप ऐड करते हो तो उसे प्रोविजो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, उसे प्रोविजो बोला जाता है। जैसे देखो, नॉर्मल फंक्शन टू प्रोविजो टू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ द एनैक्टमेंट या क्वालिफाई समथिंग विद इन द परव्यू इज नोन एज प्रोविजो करके, बराबर ना। तो जनरल चीज के अंदर से कुछ स्पेसिफिक चीजों को हटा देना, इसको प्रोविजो बोला जाता है। कभी कभार क्या होता है, वो ऐड करने के लिए और कभी कभार निकालने के लिए, दोनों के लिए प्रोविजो का आप प्रयोग कर सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ये कार्डिनल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आता है, मतलब ये सपोर्ट करता है आपके मेन प्रोविजन, ठीक है। अब बात करेंगे क्या फॉरेन डिसीजन को यूज किया जा सकता है इंडियन एक्ट के लिए। कल ही पढ़ा था अपन ने, देखो, नॉर्मली द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट, क्या डाल के रखा, ये तो सेम पुराना डाल के रखा है भैया जी। तो काटो, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे, से पहले इंडियन केसेस को रेफर करना, और अगर ये नॉट अवेलेबल है तो आप फॉरेन केसेस के पास जा सकते हो। क्या कर सकते हो, बोलो, आप फॉरेन केसेस के पास जा सकते हो। समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, समझे? यस सर, कल अपन ने पढ़ा था, ये देखो ये फॉरेन वाला यही है, ये देखो सेम लॉ, उठा लो केस, देखो यही है,
इंडियन लॉ को केस करो और यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना वो सेम लॉ होना चाहिए, है ना, नहीं अपना उनसे सेम लॉ होना चाहिए। भले लॉ में इन्होंने लिखा कि अपने लॉ से सिमिलर वो लॉ, गलत लिख रहे, उनके लॉ से सिमिलर अपना लॉ होना चाहिए, क्योंकि अपन तो वहां से कंट्रोल भी करते हैं ना। तो मैंने आपको ऐसा ये बताया भी था, याद आ रहा है आपको। तो अगर सेम लॉ रह गया तो आप क्या कर लोगे, उठा लेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल उठा लो। क्या बात को क्या उठा लो, केस लॉ उठा लो बेटा, है ना। आ जाओ यहाँ पे, अब देखिए उसके बाद क्या, एक्सप्लेन प्रोविजो एंड इंटरनल। मैं तो कहता हूँ आपसे, आप प्रोविजो को डबल मार्क करके रख दो बेटा। प्रोविजो के ऊपर बहुत सवाल आए, कूट कूट के इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे इससे पहले प्रोविजो के ऊपर, ठीक है ना। तो आप प्रोविजो यहाँ पे डाल दीजिए, जल्दी से लिख के रख दो प्रोविजो को, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, द स्टैट्यू शुड बी रेड एज अ होल, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि स्टैट्यू को एज अ होल रीड करना, क्या करना बोलो जल्दी से, एज अ होल यहाँ पे रीड करना, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ, अरे क्या हो गया है भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे, सर विवाद हो गया है, क्या हो गया है, कौन किसको मार रहा है, बोलो जल्दी से, किसको बोलना है मैं तो नहीं सहता करके, जल्दी से बताइए मेरे को। बोलो, चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। सर बात करेंगे स्टैट्यू टू बी रेड एज अ होल, ठीक है ना। आओ, स्टैट्यू टू बी रेड एज अ होल, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट। इनका क्या बोला जा रहा है मुझे बताइए, अपन ने पढ़ा था सर स्टैट्यू में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो क्या मैंने सेपरेट पार्ट्स को अलग अलग पढ़ना चाहिए क्या, नहीं सर, मैंने सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए, इसे बोला जाता है स्टैट्यू टू बी रेड एज अ होल। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आने चाहिए। देखो, सबसे पहले आप बोलोगे कि स्टैट्यू में क्या होता है, इज मेड अप ऑफ ऑल द पार्ट्स टेकन टुगेदर एंड नॉट मेयर ओनली वन पार्ट। केवल एक पार्ट से स्टैट्यू नहीं बनता, ये बहुत सारे पार्टों से बनता है क्या, हाँ सर ये बहुत सारे पार्टों से बनता है, ठीक है। उसके बाद बताओ और क्या, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सारे लोग बताइए मेरे को। सेकेंड पॉइंट, deed must be read as a whole in order to ascertain true meaning of its several clauses। तो बेसिकली क्या बोला, अलग अलग क्लॉजेस को आपको क्या करना है सर, अलग अलग क्लॉजेस को आपको यहाँ पे समझो ना, आपको एक साथ पढ़ना, क्या करना है बोलो जल्दी से, आपको एक साथ पढ़ना है। एंड वर्ड्स ऑफ ईच क्लॉज शुड बी सो इंटरप्रेटेड सो एज टू ब्रिंग इनटू हार्मनी विद अदर प्रोविजन। और कुछ इस कदर, समझो ना, कुछ इस कदर बेटा आपको पढ़ना है कि दोनों शब्दों के बीच में हार्मनी बनी रहे, सारे लॉज के बीच में हार्मनी बने रहे क्या, बिल्कुल बिल्कुल बनी रहे, है ना। ओके, फिर देखो, वन ऑफ द सेफेस्ट गाइड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वीपिंग जनरल वर्ड्स इज टू एग्जामाइन अदर वर्ड्स लाइक इंपोर्ट ऑफ द सेम एनैक्टमेंट और इंस्ट्रूमेंट टू सी व्हाट लिमिटेशन मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर कोई अपन ने लॉ वॉ मतलब दूसरे कोई लॉ वगैरह के रिगार्डिंग आप रेफर भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको लिमिटेशंस के बारे में पता चल सकता है कि एक लॉ में अगर अलग अलग पार्ट्स है तो कौन से पार्ट को किसके साथ रीड नहीं करना, या कहाँ पे। कभी कभार आप देखो ना, रेड विथ रूल ऐसा लिखा जाता है कई जगह, रेड विथ सेक्शन, आप समझे, या इन कॉन्ट्रास्ट टू, ऐसे शब्द आपको देखने मिलते हैं। तब वो स्पेसिफिकली अगर एक्सक्लूड कर रहा है उस पार्ट को, तो उसको साथ में आप लाएंगे क्या, नहीं सर उसको आप साथ में नहीं लाएंगे। बेटा लॉ में हार्मनी बनाई रखिए, आप भी हार्मनी बनाई रखिए, ठीक है ना। चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। फिर बोला जा रहा है सर प्रोविजो का मतलब क्या है बता दो, मैं परेशान हो गया हूँ प्रोविजो से, और एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज के बारे में बता दो। चलो कम से कम अब कुछ नया तो आया। आओ, मैं प्रोविजो आपका हो चुका है, मैं अभी आता हूँ सीधा अगले वाले इस पे, एक्सेप्शन के ऊपर सेविंग। ये देखो, कल अपन ने ऐसा ही डब्बा बना हुआ था अपने मॉड्यूल में, और अपन ने उसके बाजू में पूरा लिखा था बेटा हिंदी में, याद आ रहा है क्या, है ना। सेविंग क्लॉज मतलब उसकी भी मानना और मेरी भी सुनना, और प्रोविजो का मतलब होता है स्पेसिफिकली एक चीज को निपटा देना, और एक्सेप्शन मतलब रिस्ट्रेन करना इसके, मतलब ये जो जनरल क्लॉज को पर्टिकुलर केसेस करने के लिए, समझ गए क्या, पर्टिकुलर केसेस से अलग कर डालना, उसको एक्सेप्शन बोला जाता है। ओके सर, अब देखो, अब बात करेंगे सर, ध्यान दो, what at the time of interpreting statutes what will be the effect of usage और practice। तो सवाल बनता है कि यूसेज और प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट होता है जब हम लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन को कर रहे हैं, जब अपन लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तब के बारे में पूछ रहा है, इफेक्ट और यूसेज के ऊपर। ये पहला सवाल है अपना, ठीक है। देखो, इफेक्ट, यूसेज या प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, क्या कस्टम बना हुआ है उसको बोला जाता है, बराबर है ना। यस सर, it is a uniform notorious practice contained in the old statute and in action to the legislature। मतलब लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास नहीं होता, बट सारे लोग क्या होता है, सारे लोग बेटा यहाँ पे उसको फॉलो करते हैं क्या,
हाँ सर, उसको फॉलो करते हैं। अब देखो, व्हेन द यूसेज और प्रैक्टिस रिसीव जुडिशियल अप्रूवल, तो उसके और वेट बढ़ जाता है। तब जैसे मान लो बोनस दिवाली पे देना चाहिए, ऐसा पहले कोई लॉ नहीं था, लेकिन बाद में पोबा आ गया बेटा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आ गया, जो कहता है साल भर में आपने 20% का बोनस तो देना ही देना चाहिए मिनिमम, है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, अब यहाँ पे अगर जुडिशियल वेटेज मिल गया तो उसकी इज्जत और बढ़ जाएंगी क्या, बोलो ना मेरे को। जैसे क्लास में बहुत नालायक है, लेकिन मैंने किसी एक की तारीफ कर दिया तो नालायक से थोड़ा कम नालायक हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। जैसे मैं कभी कभार निश्चय को पहले चिल्ला देता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि यार अब कैसे ठीक करूँ, तो निश्चय की थोड़ी सी तारीफ कर दो, तो न्यूट्रलाइज हो जाती क्या चीजें, बोलो ना। एग्जाम्पल है ना, आओ। तो इसे बस वैसा ही है बेटा, यहाँ पे क्या कि यूसेज चल रहा है, बट उस पर आप थोड़ा सा जोर दे दो तो और क्या हो जाता वो, और उसका वेटेज इंपॉर्टेंस बढ़ जाता, ऐसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है क्या, आ जा सर यहाँ पे आ जा। बोले सर जितना चढ़ाया नहीं उससे ज्यादा एक ही इसमें मतलब मैं तो आपको देव मानो समझता था, है ना। मजाक कर रहा है ना। आओ आओ, अच्छा लड़का है ना। चलो आओ सर, आओ 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 ध्यान। मुझे इस बैच के बहुत बच्चों के नाम याद है, कुछ भी बोलो, बहुत सारे बच्चों के नाम याद हो गए, क्योंकि ऐसे डीएम भी आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेके, है ना। और फिर उसके अलावा फिर ऐसे बाकी क्लास में भी आप लोग बहुत चैटा करते हो। यूजुअली इंटर का बच्चा इतनी चैटा नहीं करता क्लास में, और आप थोड़े ज्यादा करते हो, बट ठीक है, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, ऐसा बुरा मत मानना उसका, अरे बाप रे हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे, है ना। तो ऐसा समीर कह रहा है पीयूष आसाम से है ना, पीयूष को कहीं से भी रहने दो समीर, तुम्हें क्या लेना देना मुझे, और वो तुम्हें क्यों बताए कि वो आसाम से है या नहीं है। अगर पीयूष डर के रहो, अगर इसका डीएम आया ना तो रिप्लाई मत करना, मुझे कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही यहाँ। और ध्यान दो, इन कनेक्शन टू विथ वी हैव टू बेयर इन माइंड टू लैटिन मैक्सिम्स, आपको दो लैटिन मैक्सिम्स का ध्यान रखना है सर। कौन से दो लैटिन मैक्सिम्स है जरा बताओ मेरे को। नाम तो नाम ऐसा रखो कि कोई पढ़ ना पाए। ऑप्टिमा लेगम इंटरपेस एस्टे कॉस्टिट्यूट, अरे बाप रे बाप, द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, इसका मतलब होता है करके। देखो आपको ये समझ जाएगा, जैसे ही आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूट पढ़ो तो समझ जाना कस्टम वाली कुछ बात आई है करके। फिर देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कंटेम्पोरिया एक्सपोशिया एस्ट ऑप्टिमा एट फॉर्सियनिया इन लेगे, अरे भाई साहब वो ऐसा मेरे को ना वो याद आ रहा है, वो नहीं है क्या बाहुबली 1 में, है ना, वो बात नहीं करता कि उससे ऐसा इलेक्ट, है ना, वैसा वाला लग रहा है यहाँ पे। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट इज टू रीड एज इट इज, इट वुड बी रीड व्हेन मेड करके, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आ जाइए सर। उसके बाद देखो क्या, अब सर ये इतना भारी कैसे याद रखेंगे, मत रखो याद बेटा, मत रखो याद, मैं बोल रहा हूँ क्या याद रखने मत रखो, पर एक बार पढ़ तो सकते हैं ना। पढ़ने में क्या जाता, नहीं याद रहा चलेगा, पर अगर गलती से एक आधा एमसीक्यू मान लो आ गया, और अपने को ध्यान रहेगा कि हाँ सर वो कॉन्स्टिट्यूट में आपने कस्टम बोला था, कस्टम जैसा आप सर्च करोगे, ए इसमें कस्टम आया, टिक मार इसको। फिर अब इंस्टीट्यूट बड़ी शाइनी, इंस्टीट्यूट को पता है ऐसा कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा लॉजिक बना के बच्चे ध्यान रख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, 3-4 इसमें कस्टम मार्क्स डाल देंगे, समझ रहे आप बात को। और खेल बोले ज्यादा कस्टम आ रहा ना तेरे को, है ना, ज्यादा कस्टम ना, अम्बा अम्बा लंबा लंबा तो ले बोले, तो ऐसा समझे क्या। तो इससे क्या बोला गया, इसलिए वो अब तो आप समझ जाना कि इंस्टीट्यूट 1 मार्क नहीं देना चाहती, आप भी जिद मत करना कि नहीं मेरे को 1 मार्क चाहिए ही करके, आप जिद नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, आप जीत जाओ, बाकी 99 मार्क्स है ना अपने पास, उसमें खेलने का, ठीक है ना। आओ सर, चलो ध्यान दो। होते हैं कुछ क्वेश्चन वो बनाते, वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा उसको सॉल्व करे करके, होते हैं ऐसे सब, बताऊंगा आपको, है ना। आइए सर देखो, therefore best interpretation या construction of the statute or other document as to which has been made by the contemporary authority, simply stated all statutes and documents should be interpreted as they would have been at the time when enacted written, मतलब क्या बोला गया समझो ना बात को, जिस समय वो एक्ट लिखा गया था उस समय क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, आपने उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए चलना है, ऐसा इनका कहना है। सर ये डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अपन ने देख लिया, मिसचीफ रूल भी पढ़ा, और उसके कंस्ट्रूइंग एक्ट के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, ये सेम यहाँ पे सवाल आया है, ठीक है ना। प्रियम्बल के ऊपर सवाल अपन ने देख लिया है। इसके बाद हाँ ये आ जाओ, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। मिसचीफ रूल या हेडन्स केस के बारे में बात हो रही है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन मतलब मिसचीफ, सेम ही है ये भी, मिसचीफ रूल या इसी को बोला जाता है हेडन्स केस। हेडन्स केस तो देखो क्या,
क्या बोलेंगे आप, जब लैंग्वेज स्टैट्यू में इस कदर यूज की गई है कि उसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, तो आप क्या करोगे, हिडन केस को एस्टैब्लिश कर। चार मैटर्स में डिस्कस किया जाता है। पहले लॉ क्या था, क्या मिसचीफ या डिफेक्ट था, रेमेडी क्या एक्ट ने प्रोवाइड की, और रीजन क्या है रेमेडी के, बराबर है क्या, बस। तो आप क्या कोशिश करेंगे, इस कदर से लॉ को अडॉप्ट करो कि पहले वाली मिसचीफ कम हो जाए और ज्यादा वजनदार चीजें बने, क्या बिल्कुल बिल्कुल बने, ताकि फेयर ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अपना दूसरा सवाल था बेटा, ये है ना, आ जाओ। उसके बाद टाइटल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल। देखो एक चीज अपने को समझ में आ गया कि प्रियम्बल के ऊपर बहुत सवाल है, इसके बाद ग्रामेटिकल के ऊपर बहुत सवाल है ना, ग्रामेटिकल आ गया मतलब इंटरप्रिटेशन भी आ गया और आपका कंस्ट्रक्शन भी आ गया, ठीक है। तीसरा हेडन्स केस के ऊपर बहुत सवाल है, हेडन्स केस के ऊपर बहुत सवाल, समझे क्या आप बात को, ये तीन चीजों के ऊपर भर भर के सवाल मिले। फिर इसके अलावा प्रोविजो के ऊपर भी बहुत सवाल अपने को नजर आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट ने काफी मर्तबा रिपीट किया है ऐसे अलग अलग ढंग से। अब टाइटल पहली बार आया तो इसमें शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल केवल आइडेंटिफाई करता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन एक्ट जो कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए आए कंपनीज से रिलेटेड लॉ को, उसे अपन लॉन्ग टाइटल कहते हैं। लॉन्ग टाइटल पार्ट होता है एक्ट का और इसको रेफर किया जाता है ऑब्जेक्ट और स्कोप के लिए। किसके लिए बोलो, ऑब्जेक्ट और स्कोप के लिए। प्रियम्बल पढ़ेला है। अब देखो मीन्स और इंक्लूड्स के बारे में बात करेंगे। तो मीन्स मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन आ जाती है, और इंक्लूड मतलब यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन आती है। क्या, हाँ सर, इंक्लूसिव डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है। फिर एग्जांपल दिया है जो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे ध्यान दो, अब कुछ केस बेस्ड सवाल यहाँ पे चालू होने जा रहे हैं। आ जाओ यहाँ पे। Soil, a director of company not being personally concerned or interested financially or otherwise in the matter of proposed motion, placed before the board meeting, did not disclose his interest although he has a knowledge that his sister is interested in the proposal। आई तेरी की, तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्या, हाँ सर पढ़ा हुआ है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। He restrains from making disclosure of his interest on the presumption that he is not required to disclose any interest that he is not personally liable or concerned in the proposal. He is made under the presumption relying rule of literal construction। भाई ने assume कर लिया, अरे रे 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 रे। Explaining the scope of interpretation under this rule given in the situation, डिसाइड विदर द डिसीजन ऑफ सोहेल करेक्ट है क्या। तो सोहेल ने जो डिसीजन दिया है क्या वो सही है या नहीं है, उसके बारे में बात यहाँ पे की जाए। तो देखो क्या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, जहां पे वर्ड्स ऑफ स्टैट्यू अगर क्लियर और अनएम्बिगुअस मिल गए बेटा, तो आप उसका नेचुरली और ऑर्डिनरी मीनिंग ले लेते हो। जो लिखा गया है आप एज इट इज उसको समझ लेते हो, बराबर है ना। इसे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। लेकिन देखो एब्सोल्यूट या सेंसेशियल एक्सपोजर नॉन इंग्रेडिएंट मत लिखना प्लीज, मत लिख के आना, आपको याद नहीं रहेंगे बेटा। उसके बाद देखो क्या, एन एब्सोल्यूट सेंटेंस डिड नॉट बी एक्सपोजर, इन द अदर वर्ड्स प्लेन वर्ड्स नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इट में अराइज चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू इंटरप्रिटेशन, एक नैरो और एक वाइडर। इन सिचुएशन इफ नैरो इंटरप्रेटर फेल टू अचीव द मैनिफेस्ट, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है नैरो इंटरप्रिटेशन, तो मैं कहूंगा आप किसके ऊपर चले आना, वाइडर के ऊपर चले जाना। अब फिर फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में लिखा, और गिवन क्वेश्चन में सोहेल ने डिस्क्लोज नहीं किया, ये क्या गलत है क्या, हाँ सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने ब्रॉडर मीनिंग लेना चाहिए था। क्या, हाँ सर ब्रॉडर मीनिंग उसने लेना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो अब बात करेंगे व्हाट इज एन एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन आउट। डिक्शनरी डेफिनेशन पीछा ही नहीं छोड़ रहे बेटा, डिक्शनरी डेफिनेशन एज इट इज जब आप चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, सबसे पहले तो एक्ट डेफिनेशन देती है, उससे बोरो करो। एक्ट ने कुछ नहीं कहा, डिक्शनरी मीनिंग निकाल लेना ऑर्डिनरी सेंस में। डिक्शनरी में भी दो मीनिंग नहीं निकलेंगे, जनरल और स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जो जितना ज्यादा क्लोज हो सके उतना बेटा आपने मीनिंग लेना है। क्या, हाँ सर उतना आपने मीनिंग लेना है डिक्शनरी का, ठीक है ना। आ जाओ, एक्सटर्नल एड्स का मतलब क्या होता है, आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन इंटरप्रेटिंग या कंस्ट्रूइंग एन एक्ट विच हैव गिवन कन्वीनियंट नॉमेनक्लेचर एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। मतलब कुछ नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाए या इंटरनल फैक्टर्स आ जाए, समझो ना आप बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको।
एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इंटरनल लॉ के अंदर लिखे गए हैं और एक्सटर्नल हम जैसे लोगों ने सोचे हैं। समझे क्या आप बात को? यस सर, समझे क्या? अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना मेरे को, चल है ना? यस सर, आ जाइए। Apart from the statute itself, there are many matters which may be taken into account when statute is ambiguous. तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसे एक्सटर्नल एड्स बोला जाएगा, डिक्शनरी डेफिनेशन को समझाया हुआ है। प्रोविजो अब मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है प्रोविजो को देख के। अब मैं एसोसिएट वर्ड्स टू अंडरस्टूड द कॉमन सेंस मैटर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके याद आ रहा है कि आपको एसोसिएट वर्ड करके नोसेसर उसुसुर ऐसा याद आ रहा है कि आपको एक अपने पढ़ा था, प्लांट एंड मशीनरी वाला एग्जांपल था, और प्लांट्स एंड ये था अपना क्या, प्लांट्स एंड ट्रीज था। तो दोनों इसमें अपन एसोसिएट वर्ड से मीनिंग निकालते हैं क्या, हाँ ये प्राइमरी नहीं सेकेंडरी था, और सेकेंडरी में भी सेकेंड वाला था। देखो ना ना, ये देखो डायनासोर जैसा आया था ना वर्ड, एक नोसर ए सोसाए है ना। आओ यहाँ पे, ससुर नहीं बेटा, सोसाय है वो यहाँ पे। तुम्हें ना बस मुझे समझ में आ गया, ये क्लास के लोगों को बहुत ही शादी का पड़ा हुआ है करके। अब मुझे ऐसा लगता है ये सीए भी सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि बाद में ये शादी कर पाए, है ना। तो इनसे ये वही बच्चे जिनको बचपन में पूछूंगा क्या बनना चाहते हो, तो ये बोलेंगे मैं पति बनना चाहता हूँ करके। मैं समझ चुका हूँ, एक से एक गजब लोग हैं, मानते ही नहीं क्लास के बच्चे बिल्कुल, है ना। आओ चलो सर, आओ आओ अभी ध्यान, बस खत्म हो गया है। चलिए सर आ जाइए, और ध्यान दो, एसोसिएट वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैटर, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, when two words or expression are coupled, बोले बोले साथ में लाएंगे, बोलो ये भी मानते नहीं बेटा, ये भी यार coupled यूज कर रहे हैं। अरे यार किनके सामने यूज करते हो यार, ऐसी है ना तुम ना। टुगेदर विथ वन जनरली एक्सक्लूड्स द अदर ऑब्वियस मोर जनरल टर्म, मतलब क्या बोला कि सर अगर दो वर्ड्स साथ में आते हैं, वर्ड्स बेटा दो वर्ड्स अगर साथ में आते हैं तो आप जनरल मीनिंग को हुर हुर कर दो और स्पेसिफिक मीनिंग के साथ चले जाएंगे क्या? हाँ सर चले जाएंगे। इसे बोला जाता है नौसिर ए सोसाय, मतलब नोन बाय इट्स एसोसिएट, इसे कहा जाता है क्या? बिल्कुल बोला जाता है, ठीक है। इट इज टू से दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, है ना। तो जिसके साथ अकंपनी कर रहा है, समझो ना, जिसके साथ अकंपनी कर रहा है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे, when two or more words which are capable of analogous या similar या parallel meaning coupled together, they should be understand in the cognate sense, मतलब कि वो किस सेंस में प्रयोग कर रहे हैं ना, वैसा आपने यूज करना है। वो जनरली कलर ले लेता है अदर से, अब उसको ऐसा लिखा जाता है कि दूसरे का रूप ले लेना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे, तो इसे ये बोला गया प्रियम्बल की ऐसी की तैसी, अब बहुत हो गया प्रियम्बल का। बाद मिस्चीफ रूल है, ये भी सेम है, मिस्चीफ हिडन सब सेम है ना। आ जाओ सर, अब बात करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर आ जाओ, फटाफट आओ, जल्दी से आओ, है ना। देखो क्या, व्हाट आर द बेस ऑफ द टर्म एक्सटर्नल एड में हिस्टोरिकल सेटेंस और फॉरेन डिसीजन, और उसके बाद एम्बिग्यूअस डेफिनेशन और सब्जेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट, ये चारों नए हैं क्या? हाँ सर चारों के चारों नए हैं, ध्यान रखना इस पेज को इंपॉर्टेंट मार्क तो अच्छा है, ठीक है ना। चारों चीजें यहाँ पे आ सकती, ठीक है। आओ सर ध्यान दो, यहाँ पे हिस्टोरिकल सेटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे, a history of external circumstances which leads to enactment in the question is of much significance in construing, मतलब क्या कि आपको हिस्ट्री एक बार चेक करना है अगर आप इंटरप्रीट करना चाहते हो किसी चीजों, ठीक है। ओके, we have for this purpose to take help from all those external and historical facts which are necessary for understanding the subject matter and enactment, मतलब क्या कि आपको हिस्ट्री को ध्यान में रखना पड़ता है क्या? हाँ सर आपको हिस्ट्री को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। अब ये फॉरेन डिसीजन का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि सर ऐसी फॉरेन कंट्री जिसमें सेम लॉ है बेटा और सिमिलर केसेस एज ऑफ आवर्स, बोले मतलब अपने जैसे बाहर सिमिलर है, अच्छा हाँ ना, अपने जैसा सिमिलर, तो आप उसको यूज कर लेना अपने एक्ट्स को कंस्ट्रू करने के लिए, यानी कि इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है ना। ओके, However, prime importance is always been the language of the, मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? लैंग्वेज। ऑलवेज क्या है बेटा यहाँ पे? लैंग्वेज है। तो हमेशा आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? लैंग्वेज पे ध्यान देना। एम्बिग्यूअस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी डेफिनेशन जो अपने आप में एम्बिग्यूअस है
तो आपको इंटरप्रेट करने का अदर प्रोविजन या उसके ऑर्डिनरी मीनिंग में आपको डिफिकल्ट जा रहा है। ऐसे टाइप ऑफ डेफिनेशन को आइसोलेशन में मत रीड करना, वो किसके सेंस साथ या किसके सेंस में यूज की जा रही डेफिनेशन वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है एम्बिगुअस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, ये फटाफट यहाँ पे देखो। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जहां पे बाकी और कुछ कॉन्ट्ररी में नहीं बोला गया है तो आप मेरी सुनना, लेकिन अगर कॉन्ट्ररी में कुछ बोला गया तो आप किसकी सुनोगे, आप वो कॉन्ट्ररी डेफिनेशन की सुनो। ठीक है, देखो when words is defined to bear number of inclusive meaning, the sense of the word is used in a particular provision must be ascertained from the context of scheme of the act। मतलब क्या कि हमेशा मेरा मतलब दूसरा वाला पहले सुप्रीम होगा और फिर मेरा मतलब निकलेगा, ऐसा कॉन्ट्ररी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, आओ यहाँ पे अब ध्यान दो। Sir, Radha Limited has entered with a contract with Gopal Limited. You are invited to read and interpret document of contract. What rules of interpretation, deeds and documents would you apply in doing so? आपको कौन से रूल को अप्लाई करना है, तो देखो रूल्स ऑफ इंटरप्रेटिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट। पहला, the first and foremost point one has to bond is that one has to find out that reasonable man who has taken care to inform himself surrounding circumstances of deed and document और उसके स्कोप एंड इंटेंडमेंट्स के बारे में। मतलब सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला अब डीड की सुनो, बोलो जल्दी से, आप डीड को इंटरप्रेट करो। और कैसे इंटरप्रेट करोगे, सराउंडिंग को देख के इंटरप्रेट करोगे। कैसे, बोलो मुझे, सराउंडिंग को देख के इंटरप्रेट। ठीक है, ओके। सेकेंड वाले इस पे ध्यान दो यहाँ पे। सेकेंड, it is an expedient to construe the terms of one deed by reference to terms of another। मतलब आप एक डीड से दूसरे डीड का मतलब निकालोगे क्या, बिल्कुल निकालोगे। Further, it is well established that same word cannot have two different meanings under same document। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही शब्द के दो मीनिंग ऐसे कैसे हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। समझे आप बात को, ऐसे नहीं हो सकते। ये सवाल कौन से इसका है, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करने वाला सवाल है। तो पहले डीड की सुनो और ध्यान रखना डीड लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट में नहीं होना चाहिए। याद है आपको, मैंने कल आपको बताया भी था, इस सेक्शन एक कहता है कंपनीज एक्ट का कि आपके जो एमओए एओए है ना, ये एक्ट से सुपीरियर नहीं हो सकते। ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस वाले केस, तो ये उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आ जाओ। अब गोल्डन रूल क्या है, देखो यहाँ पे, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डिनरी एंड नेचुरल सेंस, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको इंटेंशन देखना है यहाँ पे। पहले तो आप डीड से समझो और दूसरा आप देखोगे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज के बारे में। ठीक है, फॉर दिस पर्पस आपने रेलेवेंट पोर्शन को कंसिडर करना है एज अ होल, जो आपने टेकन डाउन करना है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ पे ऑल्सो देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर क्लॉजेस ऑफ सेम डॉक्यूमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, रिसॉल्व करो कॉन्फ्लिक्ट को बाय इंटरप्रेटिंग द क्लॉज। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, अर्लियर क्लॉज दैट विल ओवरराइड लेटर वन। मतलब जो पहले आया वो सुप्रीम रहेगा, लेटर वाले को इज्जत देंगे क्या, नहीं देंगे। ओके, अब देखो, the circumstances in which the particular words have been used have also to be taken into account। circumstances देखो, very often देखो यहाँ पे, statute and training of the parties use the words that have also has to be taken into account as the same words may be used in the ordinary sense by one trained person or specialist। याद है कि आपको टॉप लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन सेल होता है, बॉटम लाइन प्रॉफिट होता है करके, तो सेम वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग अलग अलग पर्सन यूज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करना है और उसको सेम मानना है। इट में हैपन दैट सेम वर्ड के एक ही सेंस निकले या अलग सेंस निकले, मेन है कि आप ध्यान रखना जो फॉर्मर जो भी आपका मीनिंग है वो हमेशा सुप्रीम रहेगा और लेटर वाला सुप्रीम रहने वाला है क्या, नहीं सर, लेटर वाला सुप्रीम नहीं रहने वाला है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, all central acts and regulation any words which denote masculine gender shall also be taken to include females and vice versa। ये बिल्कुल ट्रू है बेटा, जेंडर के ऊपर अपनी चीज हो गई। दूसरा, उसके बाद देखो ना, all central acts and regulation any words that denote masculine gender shall include the word females and vice versa नहीं है यहाँ पे, ये वाली चीज है। अच्छा चलो देखो, उसके बाद देखो, all the central acts words in the singular shall include the plural but not vice versa करके। बताइए मुझे जल्दी से,
कि सिंगुलर इंक्लूड करता है प्लूरल और बट नॉट वाइस वर्सा। सारे लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका, बोलिए फटाफट बोलेंगे जल्दी। दोनों के दोनों क्या है बेटा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इस बात का ध्यान रखना है क्या बात को, दोनों के दोनों ट्रू। आ जाओ उसके बाद एज पर द डैश द, एक मिनट एंड वाइस वर्सा, हाँ बराबर है ये, ठीक है। आ जाओ उसके बाद अगर कहीं प्लूरल है तो आप सिंगुलर इंक्लूड नहीं करते उसको, ठीक है। आ जाइए अब देखो, एज पर डैश द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट स्टैट्यू इज टू रीड इट एज इट इज वुड हैव बीन रीड विद द एनैक्टमेंट या लॉ मेड। तब ये वाला अब अपने पास ऑप्शन नहीं है, अपने को वही टिक करना है, ठीक है ना। आओ उसके बाद if the dash used in the statute make it clear that dash sense is intended, तो रूल ऑफ जिसडम जेनेरेस शाल नॉट अप्लाई। जिसडम जेनेरेस अप्लाई कब नहीं होगा सर, जब स्पेसिफिक वर्ड्स को यहाँ पे वाइडर सेंस में यूज करना है, तो जिसडम जेनेरेस मतलब जो कहता है कि जनरल वर्ड्स को स्पेसिफिक इसमें लेके आओ, वो अप्लाई नहीं होगा। काफी कॉमन है ये, स्पेसिफिक और वाइडर आएगा। वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टैट्यू और टू और मोर पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्मनी क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आने वाला। देखो, एंड एड दैट एक्सप्रेसेस सोप को जो समझाए उसे प्रियम्बल कहते हैं, और जो केवल ओपी को समझाता है ना बेटा, जो केवल ओपी को समझाता तो वो टाइटल बन जाता। ओपी टाइटल में आता है लेकिन सोप आता है प्रियम्बल, ठीक है। ओके देखो, इंटरनल एड that may be added to include something within the section or exclude something from it। तो बताइए मुझे क्या, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल या इलस्ट्रेशन। प्रोविजो से इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोनों पॉसिबल होते हैं, ठीक है। आ जाइए, द एड दैट एक्सप्रेसेस सोप, तो प्रियम्बल आता है। द डैश इज अ कार्डिनल rule of construction that the word, sentence, phrases of the statute should be read in the ordinary, natural and grammatical meaning। literal construction इसे बोला जाता है, सीधा सीधा जो बोला जा रहा है ना उतना यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेन एंड ऑर्डिनरी मीनिंग लिटरल रूल आता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है, सिंपल। सर यहाँ पे प्लेन मीनिंग है, लिटरल आ गया, कॉन्फ्लिक्ट है, हार्मोनियस है। हेडन्स केस को और क्या बोलते हैं, मिस्चीफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, मिस्चीफ रूल भी इसे बोला जाता है। इसका एक और नाम है, जल्दी से कमेंट करना। पिक ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एड्स टू इंटरप्रिटेशन। प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, ये सब इंटरनल है। यूसेज जो है ये एक्सटर्नल एड है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके सर, अब देखो क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेनिफिशियरी। आ जाइए, in case of private company the provision for entrenchment may be made at the time of formation or by amendment of articles। कब हो सकता है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में ऑल लोगों की परमिशन लगती है प्राइवेट में, है ना, ऑल मेंबर्स। और सर अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो एंट्रेंचमेंट में एसआर लगता क्या, हाँ सर एसआर, समझे क्या, चैप्टर 2 का आ जाता है कब। When law is clear and unambiguous, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे एक काम करो ना, ग्रामेटिकल मीनिंग लो ना यार, सीधा सीधा लिटरल मीनिंग लो ना यार, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू डैश रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मीनिंग ऑफ वर्ड्स बी टेकन फ्रॉम अकम्पनिंग या एसोसिएट वर्ड्स। नौसिर सो ए सोसाए करके, समझ रहे आप बात को, याद रखना, नौसिर ए सोसाए, जहाँ पे अपन एसोसिएट का मीनिंग लेने में मदद करते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल। इंटरनल एड जो इंक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड करता है समथिंग फ्रॉम इंटरनल, तो एक्सप्लेनेशन आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद और क्या बोला जा रहा है, प्रियम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोप को बताता है। क्या सर, सोप को यहाँ पे बताता है, ठीक है ना। चलिए सर, हो गया क्या खत्म, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे। यहाँ पे भी अपना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आने है ना, ये एक्सप्लेनेशन है। प्रोविजो में अपन एक्सक्लूड के लिए, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन में अपन इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों के लिए, ये फॉर्मेट के लिए है, और इलस्ट्रेशन डिटेल समझाने के, ठीक है। लिख के रखो, जल्दी से लिखो, लिख के रखो इसको फटाफट। आ जाओ, अब आएंगे, अरे ये बारी, चलो भाई साहब रेडी हो जाओ, थोड़ा सा थोड़ा रेडी हो जाओ आप, है ना। पहले आप जल्दी से रेडी हो जाओ।